हे गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले करंट अफेयर्स का आखिरी चैप्टर, लीगल एंड अदर अफेयर्स। छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा टॉपिक है, फटाफट इसे खत्म करते हैं ताकि आप लोगों का करंट अफेयर्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा फास्ट ट्रैक कर सकें। चलिए, तो लीगल अफेयर्स की मैं बात शुरू करता हूं। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसे कहा जाता है सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। इट इज अ सिंगल एंड अ यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम विच हैज अ 3 tier स्ट्रक्चर। 3 tier, टीयर वर्ड का मतलब बच्चों होता है लेवल्स, हायरार्की। तो यहां पे 3 लेवल्स हैं। पहला यानी कि जो सबसे एपेक्स जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 25 हाई कोर्ट हैं। ऑब्वियसली ये नंबर 24 हुआ करता था रिसेंटली, जब तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, तो दो हिस्से में बट गए और 2 हाई कोर्ट बन गए, एक आंध्र प्रदेश का और एक तेलंगाना का, जिसकी वजह से ये संख्या 25 पहुंच गई है। इसके अलावा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में बातें बताई जाती है, सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, बट हमें उतनी डिटेल में जाना नहीं है, तो मैंने यहाँ पे अपना डिस्कशन थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखा है। India is a federal state which has a single and a unified judicial system with a 3 tier structure. अब हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो ऑब्वियसली एक ही है, देर इज जस्ट वन सुप्रीम कोर्ट। लेट अस स्टडी अबाउट द सुप्रीम कोर्ट अ लिटिल, ठीक है ना जी। एक ही सुप्रीम कोर्ट है, 24 से बढ़ के ये नंबर 25 हो गया। 25 हाई कोर्ट्स हैं और नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं। लेट्स मूव अहेड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रीमाइस है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है। यहाँ पे ये एक स्टैचू इंस्टॉल करा गया है जो कि मदर इंडिया को सिंबलाइज करता है, wherein it is a mother trying to protect a child, और दिस इज सिंबलाइजेशन ऑफ मदर इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये बिल्डिंग है, एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो इस बिल्डिंग को स्ट्रक्चर करा गया है लाइक अ बैलेंस, तराजू के जैसा, जिसके 2 अंग हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग, ठीक है। आइए पढ़ते हैं चैप्टर 6 ऑफ पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर 6 है उसके पार्ट 5 जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता है। आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा, पावर्स क्या होंगे, प्रोसीजर वगैरह कैसा होगा। 3 तरह का जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट एंजॉय करता है। एक है ओरिजिनल, एक है एपेलेट। एपेलेट का मतलब कि अपील के थ्रू कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक आती है और वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए और उसे जस्टिस दिलाए। तीसरा है एडवाइजरी सॉरी, यानी कि हमें बताया गया कि कुछ केसेस शायद सुप्रीम कोर्ट में ही जनरेट हो रहे हैं, वो किसी अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पे नहीं आए हैं, तो वहां पे उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। कुछ जगह पे अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची है तो वहां पे एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। और तीसरा हमने देखा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। Let's move ahead. Organization of Supreme Court of India. Originally, the strength of Supreme Court was fixed at 8. 8 लोगों की संख्या, जब सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था तो 8 लोगों की संख्या के साथ इसे कॉन्सेप्चुअलाइज करा गया था, जिसमें एक सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस थे। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019, जिसके तहत क्या किया गया कि वो जो संख्या जो मैंने आपको बताई जो कि 8 लोगों की हुआ करती थी वो बढ़ के अब 34 हो चुकी है। 34 टोटल स्ट्रेंथ अब जो है 34 पहुंच चुकी है। पहले ये 31 हुआ करती थी। करंट अफेयर्स के ही पहले के पोर्शन में हमने उन 4 जजेस का नाम वगैरह भी देखा था जब हम पॉलिटिकल अफेयर्स की पीपीटी पढ़ रहे थे।
द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू रेगुलेट देम, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट को जो ये जजेस हैं उनको पार्लियामेंट रेगुलेट करता है. सीजीआई अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज ही में डीम फिट. यानी कि प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी, वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इफ ही डीम्स फिट. जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ वो इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, उनकी राय लेना चाहते हैं, उनके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, एज ही में डीम फिट उनके साथ वो बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद में सीजीआई को अपॉइंट करा जाएगा. इसी प्रकार जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उसे अपॉइंट करा जाता है सुप्रीम कोर्ट आफ्टर अ मैंडेटरी कंसल्टेशन विद सीजीआई. यानी कि अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये एक्चुअली यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ही होगा. प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन इस बार वो किसके साथ चर्चा करते हैं? सीजीआई के साथ मैंडेटरी डिस्कशन करते हैं. अदर जजेस आर आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर मैंडेटरी कंसल्टेशन विद सीजीआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और अगर किसी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति अगर इफ इट मे डीम फिट, वो चाहे तो उनको भी चर्चा में इंक्लूड कर सकते हैं. अदरवाइज द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस. कुछ ट्रिविया मैं आपके लिए लेके आया हूं सुप्रीम कोर्ट की. पहली बात है, इन इट्स फॉर्मेटिव ईयर्स द एपेक्स कोर्ट मेट फ्रॉम 10 AM टू 12, 10 से 12 बजे तक काम किया, फिर 2 घंटे का रिसेस और फिर 2 बजे से 4 बजे तक काम किया. ये इतनी देर तक सुप्रीम कोर्ट काम करता था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 28 डेज इन अ ईयर. नाउ वी नो कि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग क्यों हैं, बिकॉज इनिशियली सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कम समय के लिए काम करता था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट लगभग 190 दिन इन अ ईयर काम करता है. इसके बावजूद बहुत सारे केसेस आपको पता है, आप लोग जानते हैं कि सालों से चल रहे हैं, बिकॉज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अभी भी बढ़ाने के बावजूद सिर्फ 34 जजेस हैं. और ऐसी सिचुएशन में बर्डन, दे आर ओवर बर्डन विद नंबर ऑफ केसेस. 20 अक्टूबर 1954 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग. आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई किसने फाउंडेशन स्टोन ले किया था सुप्रीम कोर्ट का, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. द राइट एंड लेफ्ट विंग ऑफ द बिल्डिंग रिप्रेजेंट्स 2 स्केल्स, यानी कि जो तराजू होता है उसके जो 2 पार्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है राइट विंग और लेफ्ट विंग. यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी बिल्डिंग है उसको एक इंसाफ के तराजू के जैसा डिजाइन कॉन्सेप्चुअलाइज करके बनाया गया है. द राइट विंग कंसिस्ट ऑफ द ऑफिसेज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अदर लॉ ऑफिसर्स, द बार रूम and the library, whereas the left wing consists of the offices of the court. तो आपने जो बिल्डिंग को यहाँ पे देखा था, ये 2 बिल्डिंग के अलग अलग हिस्से में किस किस तरह के ऑफिसेस हैं ये बता दी गई है. द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन एशिया वॉज फातिमा बीवी, ऑब्वियसली यहाँ पे द नहीं आना चाहिए, वॉज फातिमा बीवी, who was appointed to Supreme Court in 1959. So another trivia question. Very little chances of this being asked in your exam, but still you never know. We would go well prepared. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में कौन से तारीखी फैसले सुनाए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए हैं. तो पहला जो है, दिस टॉक्स अबाउट 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट. एक मार्ग बनाने की बात चल रही है. आपने देखा होगा मोदी जी को इलेक्शन से पहले काफ़ी बार वो केदारनाथ में दिखाई देते हैं, और उन्होंने ये वादा किया कि हम ये जो उत्तराखंड में जो 4 मुख्य तीर्थ स्थल हैं, जो कि हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इनको जोड़ा जाएगा एक हाईवे से, ताकि ऑल वेदर ट्रैवल पॉसिबल हो पाए. वरना वहाँ पे क्या होता है कि दीज रोड्स आर नॉट मोटरेबल फॉर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, वेदर कंडीशंस ऐसी रहती है. तो ऑल वेदर रोड्स बनाने का एक उन्होंने प्रॉमिस किया, और अब ये बना. अब लेकिन यहाँ पे कैसा मुद्दा हुआ कि ये जो रोड बनाने की बात करी गई, ये तकरीबन 900 किलोमीटर जैसा एक
सिस्टम ऑफ रोड्स या हाईवेज कह लीजिए, इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया है। और इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि क्लाइमेट या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कह लो, ऐसी मिनिस्ट्रीज का दबाव ना बने, ऐसे मिनिस्ट्री से क्लियरेंसेस ना लेना पड़े, तो रैदर देन प्रोजेक्टिंग इट एज अ 900 किलोमीटर प्रोजेक्ट, इसको ऐसा दिखाया गया कि तकरीबन 150 स्मॉल पार्ट्स में इसको तोड़ दिया गया, जहां पे कोई भी हिस्सा बहुत लंबा नहीं था, जिसकी वजह से इसने एस्केप कर दिया उस परमिशन वाली बंदिश को। सुप्रीम कोर्ट पे जब ये बात आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला सुनाना है कि क्या इसको परमिशन दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, बिकॉज काफी लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट बनेगा, इसकी वजह से हिमालय की जो इकोलॉजी है उस पर काफी डेट्रीमेंटल इफेक्ट आने वाला है, काफी डेट्रीमेंटल असर आने वाला है, ऐसी बात उन्होंने करी। सुप्रीम कोर्ट गिव्स नॉट टू CDHWP यानी कि चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट which will connect 4 holy places in Uttarakhand via 900 किलोमीटर ऑल वेदर रोड। खैर, हमें क्या याद रखना है? उत्तराखंड याद रखना है, 900 किलोमीटर याद रखना है। चलिए, क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हिमालयन इकोलॉजी में शायद एक इरिवर्सिबल डैमेज हो। अब बट उस डैमेज का एक्सटेंट क्या है, वेदर दैट एक्सटेंट ऑफ डैमेज इज सो ह्यूज कि इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल ना दिया जाए, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को कहा कि आप एक हाई पावर्ड कमिटी बनाइए जो कि इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स को स्टडी करे, मेजर करे। अ बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन and Suryakant has notified earlier order of NGT यानी कि National Green Tribunal by forming a new committee with representatives from Physical Research Laboratory, Wildlife Institute of India and Defense Ministry। ये सारे लोग मिलकर एक कमेटी बनाएंगे और फिर ये स्टडी करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। द कमिटी टू सबमिट रिकमेंडेशन विद इन 4 months, 4 महीने के अंदर अंदर ये लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इस रिपोर्ट में बेसिकली कैसा है कि देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस बात को लेके आया कि आप बताइए कि कहाँ पे अफॉरेस्ट्रेशन किया जाए, कैसे सैपलिंग लगाए जाएं, किस तरह के पौधे लगाए जाएं, कौन सी जगह सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी इन पौधों को लगाने के लिए, यानी कि जो डैमेज हो रही है उसको कैसे हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस डैमेज को डैमेज के इम्पैक्ट को सेट ऑफ कर सकते हैं। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की बात ज्यादा है रेदर देन कि अब इस काम को करना है कि नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिल ही चुका है, काम जोरों शोरों से चल ही रहा है। द कमिटी शैल सजेस्ट एरियाज फॉर एफोरेस्टेशन एंड द काइंड ऑफ सैपलिंग्स टू बी प्लांटेड। एनजीओज तो ये एक फैसला हमने सुना सुप्रीम कोर्ट का कि चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए मिनिस्ट्री को कहा कि भैया एक कमेटी बनाइए और अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। इसके अलावा हमने पढ़ा कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जिस बात को छेड़ा था उसी बात को, ये जो बेंच लिखा हुआ है, बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन एंड सूर्यकांत, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनका अगर एक ग्रुप बनाया जाए, 4 जजेस का, 3 जज का एक ग्रुप बनाया जाए और उन्हें कहा जाए कि आपको इस पे फैसला सुनाना है, तो उस ग्रुप को कहते हैं बेंच। तो ये 3 मेंबर बेंच हो सकती है, 5 मेंबर बेंच हो सकती है। तो ये 2 मेंबर बेंच थी जिसमें कि जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन यानी कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं एंड सूर्यकांत, अगेन ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। इन्होंने बताया कि ठीक है, एनजीटी के कहे अनुसार हम चाहते हैं कि फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड डिफेंस मिनिस्ट्री मिलके एक कमेटी बनाए और 4 महीने के अंदर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और फिर क्वार्टरली भी वो लोग अपनी मीटिंग्स करते रहें और बताते रहें कि कैसे इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से कंप्लीट करवाना है कि इसका जो डेट्रीमेंटल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था वो सेट ऑफ हो सके। तो ये एक फैसला था। दूसरे फैसले पे चलते, ये दिवाली के दिनों में, बच्चों त्योहार के दिनों में काफी बार आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि आज म्युनिसिपैलिटी ने बहुत सारी मिठाई की दुकानों में छापा मारा या मावे की दुकानों में छापा मारा और नकली मावा, नकली दूध, नकली मिठाइयाँ बरामद करी। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर मैं दूध की ही बात करूं बच्चों, तो एक सोचने वाली बात है
कुछ ऐसी कि इंडिया का जो मिल्क कंजम्पशन है, ऑब्वियसली हम सारे ये बात जानते हैं कि इंडिया का मिल्क कंजम्पशन तो ऐतिहासिक है, बिकॉज हर घर में मिल्क कंजम्पशन है। ये मिल्क कंजम्पशन लेट अस से है x लीटर्स, और अब मैं बात करता हूं कि इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन कितना है। तो इंडिया का जितना कैटल स्ट्रेंथ है, वो अगर अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन भी करे तो एक y लीटर्स का मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है। और आपको जान के ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य शायद ना हो कि कंजम्पशन जो है इट इज़ वे वे मोर देन दी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडिया। यानी कि शायद हम 200 लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि इंडिया की सारी कैटल का ऑप्टिमम प्रोडक्शन भी कंसिडर करा जाए तो इंडिया शायद 100-120 लीटर से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो सवाल है कि सर फिर हम कैसे कंज्यूम कर रहे हैं? अगर हमारे यहाँ पे पैदाइश 120 लीटर दूध की है तो हम 200 लीटर दूध कंज्यूम कैसे कर रहे हैं? तो इसका जवाब, आप लोग समझदार हैं, इसका कंजम्पशन ऐसा है कि भाई अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके दूध में सिर्फ पानी की मिलावट की गई है। इफ यू आर लकी योर मिल्क इज ओनली अडल्टरेटेड विथ वाटर। अदरवाइज आप सबने शायद ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ी होगी जहाँ पे कि यूरिया से, लाइम से और न जाने किन किन चीज़ों से दूध बनाया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली खराब है, सेहत के लिए बुरा है, और वो दूध धड़ल्ले से बिक रहा है, सारे लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं। यानी कि अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इंडिया में, स्पेसिफिकली डेयरी की फील्ड में तो काफ़ी ज़्यादा है। और अगेन वाई आई हैव रेज दी इशू ऑफ डेयरीज, बिकॉज ये जो सारा सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो डेयरी से रिलेटेड मैटर पे ही है। आइए देखते हैं। फूड अडल्टरेटर्स कैन नॉट बी एक्विटेड मियरली बिकॉज डेफिशिएंसी वाज मार्जिनल। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वो लोग जो खाने की चीजों में मिलावट करते हैं, उनको सिर्फ इस बिना पे बरी नहीं किया जा सकता कि अरे छोटी सी मिलावट ही तो करी है, ऐसा तो कुछ नहीं डाला कि आदमी की जान चली जाए। आज अगर मैं दूध लेता हूं और दूध में मैं पानी की मिलावट करता हूं, तो दूध में पानी मिलाने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति मर जाएगा या व्यक्ति को कोई जानलेवा बीमारी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर भी वो अडल्टरेशन तो है। अगर एक व्यक्ति आपको 100 रुपए देता है और वो 100 रुपए के बदले में दूध एक्सपेक्ट करता है, तो आप अगर उसमें पानी मिला के बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ ठगी कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं। इस वजह से in the case of Rajkumar versus the state of UP, it was decided that it is not required to prove that the article of food was injurious to health. Adulteration के बाद खाना या जो खाद्य पदार्थ था वो जानलेवा हो गया है, ऐसा प्रूव करना जरूरी नहीं है। सेहत के लिए हानिकारक हो गया है, ये भी प्रूव करना जरूरी नहीं है। हर खाद्य पदार्थ जो बाजार में आता है उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि उसको क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करना है, और अगर आपका प्रोडक्ट वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और आपको बरी नहीं किया जाएगा सिर्फ इस दलील पे कि सर हमने जो मिलावट करी है इसकी वजह से किसी की जान नहीं जा रही है, किसी को बीमारी नहीं हो रही है। बात समझ में? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए फूड अडल्टरेशन के। मिल्क में बताया हुआ है अनहाइजीनिक वाटर, मैंने आपको बताया अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके दूध में सिर्फ पानी की मिलावट करी गई है। चॉक पाउडर, सोप पाउडर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यूरिया। ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स मिलाए जा रहे हैं। घी में वेजिटेबल ऑयल, एनिमल बॉडी फैट मिलाया जा रहा है। चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर यानी कि ईंट का बुरादा, सॉ डस्ट यानी कि जो लकड़ी का बुरादा होता है। टर्मरिक पाउडर में डाई मिलाई जा रही है येलो कलर की। नॉन परमिटेड कलरेंट्स मिलाए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, बहुत सारी परेशानियां हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको इस डिसीजन को लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंडर्ड सेट करा है कि बेटा
यहाँ मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बात समझ में आई आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये दूध की जो बात है काफ़ी पुराने दिन मुझे याद दिलाती है। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ और मेरी जो दादी जी थी, तो हम भी दूध बेचा करते थे बेसिकली गांव में। बीकानेर के पास मेरा गांव है कालू। और अब जो दादी जी का स्वभाव था, ऑब्वियसली काफ़ी गरीबी, काफ़ी दरिद्रता उन्होंने देखी थी, तो स्वभाव में कंजूसी होना, पैसे को दांतों से पकड़ के रखना उनका स्वभाव था। और अब दूध के लिए उनके पास में बहुत सारी गांव की औरतें आती थी जो दूध खरीदना चाहती थी। तो कुछ लोगों को हम लोग जाके हम भाई जितने भी थे, जॉइंट फैमिली थी, हम सारे लोग जा जाके दूध की डिलीवरी किया करते थे। अब दूध की डिलीवरी किया करते थे तो कुछ औरतों को ऐसा लगा कि नहीं भाई, दादी जो है ये तो पानी मिलाती है, तो अब हम क्या करेंगे, हम खुद ही जाएंगे और दादी जी के घर से दूध की डिलीवरी लेंगे ताकि हमारे दूध में पानी वो ना मिला सकें। तो मेरी दादी जी थोड़ा जल्दी उठने लगी, थोड़ा जल्दी दूध निकालने लगी, और जो भी उनको पानी की मिलावट करनी थी वो पहले ही करने लगी। तो उनकी ऐसी सोच थी कि भाई हम अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो हमारे सामने दूध निकाला जाएगा और फिर तो कोई मिलावट नहीं कर पाएगा। तो अब एक तरह की होड़ मची हुई थी मेरी दादी में, और जो दूसरी औरतें थी जो दूध लेने आना चाहती थी, वो 6 बजे आती तो दादी 5 साढ़े 5 बजे दूध निकाल देती, वो 5:30 बजे आती तो दादी 5 बजे दूध निकाल देती ताकि वो अपनी मर्जी का पानी उसमें मिला सके। अब महिलाएं बहुत ज्यादा जल्दी आने लगी तो मेरी दादी ने समझा कि भाई अब तो संभव नहीं है, अब क्या किया जाए। तो और औरतें भी बड़ी खुश हो गई कि चलो भाई अब तो हमारे सामने ही दूध निकाला जाएगा, अब तो इसमें कुछ मिलावट हो नहीं सकती। लेकिन अब मेरी दादी जी जो थी वो काफी बुद्धिमान थी इस मामले में। वो क्या करती थी कि जिस बाल्टी में दूध निकालना था उसमें पहले से ही पानी भर के रखती थी। अब जो बाकी महिलाएं हैं वो पास में खड़ी हैं, वो उनके सामने बाल्टी को अपने हाथ में ऊपर उठा के लेके जा रही हैं कि खाली बाल्टी है तो उसको ऊंचा पकड़ा जा सकता है। और फिर जाके उसी बाल्टी में वो दूध निकालती थी गाय का। तो जितना पानी उन्हें मिलाना था वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग रहता था, और उसके बाद में उसी बाल्टी से वो मेजर करके उन्हें दूध निकाल के दे देती थी। अब सामने वाला कंप्लेन नहीं कर सकता। अब सामने वाले को वाकई में लग रहा है कि यार वाकई में गाय दूध पतला दे रही है क्या, क्योंकि ये तो दादी जी ने मेरे सामने दूध निकाला, इसमें तो कोई मिलावट हो नहीं सकती। तो इस तरह की कहानी है। और हमारी दादी बिल्कुल भी पार्शियल नहीं थी, जिस तरह का ट्रीटमेंट वो गांव वालों को देती थी वही सेम ट्रीटमेंट हम भाई बहनों को भी मिलता था। क्योंकि देखो, पानी का सिस्टम सीधा रहता था, दूध का सिस्टम सीधा रहता था कि जो बच्चा सबसे पहले दूध पीने आता था उसको दूध मिल गया, और जितना दूध उसे दिया गया उतना पानी बाल्टी में और डाल दिया गया। फिर दूसरा जो बच्चा मिला उसे थोड़ा ज्यादा पानी मिला हुआ दूध मिलेगा। फिर वो जब दूध पी के निकला तो बाल्टी की लेवल को वापस मेजर सेम रखने के लिए फिर उसमें थोड़ा और पानी डाल दिया गया। ऐसा करते करते तकरीबन 1 लोटे दूध से या 500 ml दूध से 7-8 बच्चे जितने थे सबको दूध मिल जाता था। ठीक है जी। तो ये तो कहानी थी हमारी दादी जी की। बट अच्छा हुआ उनका शरीर शांत हो गया और अब वो इस दुनिया में नहीं है, और इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के लफड़ों से वो बची हुई हैं। तो आप लोग सावधान रहें। और आप लोग तो खैर प्यारे बच्चे हैं, आप इस तरह के कामों में पड़ते नहीं हैं, बट सावधान रहें सामान खरीदते समय कि आपको अडल्टरेटेड सामान ना मिले। चलिए, एनजीओज रिसीविंग सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू कम अंडर आरटीआई। ये क्या बात हुई? ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि कोई भी ऐसा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरवाइव कर रहा है ऑन सब्सटैंशियल गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट की हेल्प की वजह से, गवर्नमेंट की सहायता की वजह से जो सरवाइव कर रहा है, वो लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर कवर हो जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति उनके बारे में कोई भी जानकारी अगर हासिल करना चाहता है तो उनके ऊपर भी राइट टू इंफॉर्मेशन उतना ही लागू होगा जितना बाकी सरकारी डिपार्टमेंट्स पे लागू होता है। ये फैसला कहां सुनाया गया? इन द केस ऑफ डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी इन अदर्स वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड अदर्स। की ऑब्जर्वेशन क्या है कि सब्सटैंशियल मींस लार्ज एंड इट नीड नॉट बी मोर देन 50। यानी कि सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट की परिभाषा में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि 50% से ज्यादा गवर्नमेंट से मिल रहा होगा, मेजॉरिटी गवर्नमेंट से मिले, ऐसी कहीं बात नहीं है। 40% को भी सब्सटैंशियल माना जा सकता है, 35% को भी सब्सटैंशियल माना जा सकता है। 50% से ज्यादा होने की कहीं कोई बात नहीं करी गई है। अब इसका टेस्ट क्या है कि सब्सटैंशियल गवर्नमेंट एड है कि नहीं? तो एक एग्जांपल दिया कि वेदर द बॉडी या फिर
whether the body या फिर NGO can carry on its activities without government aid, क्या आप सरकार की सहायता राशि के बिना सरवाइव कर सकते हैं? अगर हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप गवर्नमेंट एड के बिना सरवाइव कर रहे हो, यानी कि आपको सब्सटैंशियल एड गवर्नमेंट नहीं कर रही है. Whether the body or NGO can carry on its activity without government aid or its dependents would decide if it's substantially financed by government or not. और कई एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए कि भाई अगर गवर्नमेंट आपको एक जमीन का टुकड़ा मुफ्त में या फिर बहुत ही वाजिब दर पे मुहैया करवा देती है, जहां पे आप अपनी एनजीओ को या बॉडी को एस्टैब्लिश करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि आप सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट हैं. चलिए, हाई कोर्ट्स इन इंडिया पे आ जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट की बात हमने पढ़ी, अब हम हाई कोर्ट्स इन इंडिया पे आ गए. ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दिस इज हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा. देखिए कोलकाता लिख रहा था, सावधान रहना है आपको भी. कैलकाटा है, बाकी सारी जगह नाम चेंज हो गया है, लेकिन आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट है, कैलकाटा हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है. हालांकि इन सारी जगहों के नाम चेंज हो चुके हैं. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. प्रयागराज नाम हो चुका है, आप लोगों को पता होगा. हाई कोर्ट्स इन इंडिया में आ गए. आर्टिकल 214 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि ईच स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट एंड इसको इग्नोर कीजिए. as each state shall have a high court as the supreme judicial body in the state. जो भी हाई कोर्ट होगी वो उस स्टेट की सुप्रीम जुडिशियल बॉडी बन जाएगी. ऑब्वियसली इंडिया की सुप्रीम जुडिशियल बॉडी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन एक एक स्टेट लेवल पे अगर देखें तो हाई कोर्ट को वो दर्जा दिया गया है. अब एक सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि सर इंडिया में तो स्टेट्स काफी ज्यादा हैं, 29, एंड फिर यूनियन टेरिटरीज भी हैं बहुत सारी, तो फिर सिर्फ 25 ही हाई कोर्ट आपने बताया. तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट 25 हाई कोर्ट्स आर एबल टू मैनेज? और क्योंकि आपने बोला कि ईच स्टेट शुड हैव, तो कई हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जिनका जुरिस्डिक्शन एक स्टेट से ज्यादा है, एक यूनियन टेरिटरी से ज्यादा है. इस वजह से तो देखा जाए तो वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट जो है वो 3 स्टेट का या 2 स्टेट का काम संभाल रही है, लेकिन वो दोनों स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट तो है. वो ये तो कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये हाई कोर्ट देखती है. बढ़िया. आर्टिकल 215 और 216 ये कहते हैं कि हर हाई कोर्ट के पास में ये पावर होगा कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने कोर्ट का सम्मान नहीं किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो वो उसके लिए पनिश करने का पावर रखती है. हर हाई कोर्ट के पास में इतना पावर होगा, अथॉरिटी होगी. ऐसा प्रावधान आर्टिकल 215 और 216 में बताया गया है. ठीक है जी. क्या रीजन है कि मैंने आपको हाई कोर्ट्स की फोटोग्राफ में सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा हाई कोर्ट का फोटोग्राफ दिया और किसी हाई कोर्ट का फोटोग्राफ नहीं दिया? तो इसका रीजन आप अभी समझ जाएंगे. आइए देखते हैं. हाई कोर्ट ट्रिविया पे हम लोग आ गए हैं. कुछ हाई कोर्ट की ट्रिविया जो आपके एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, हालांकि आपके स्टडी मटेरियल में ऐसा कुछ कवर नहीं किया गया है. ये वही बिल्डिंग है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, कैलकाटा का हाई कोर्ट. एंड दिस इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया. 1862 में ये बना और ये इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है. और ये समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज आप जानते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कैलकाटा वाज कंसिडर्ड एज द फाइनेंशियल कैपिटल. इट वाज द एपिसेंटर ऑफ ऑल डेवलपमेंट, बी इट कल्चरल, एजुकेशनल वगैरह वगैरह. ओके, नेक्स्ट हाई कोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग को आप पहचान सकते हैं. ये आपका सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इंडिया का, इलाहाबाद हाई कोर्ट. इसके पास में 160 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 160 जजेस हैं. इतनी बड़ी इनकी हाई कोर्ट है. सबसे बड़ी हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, विच हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 160. और ये काफी लॉजिकल है, बिकॉज आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा स्टेट है. ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग इंडिया का सबसे छोटा हाई कोर्ट है. क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि ये कहाँ पे है? वेयर एग्जैक्टली इज दिस प्लेस? आंसर इज सिक्किम. यहाँ पे सिर्फ 3 जजेस हैं, तो ये सबसे
छोटा हाई कोर्ट है। अब ये जो हाई कोर्ट है, आप देख पा रहे होंगे नाम लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, और ये जो पैलेस जैसी जगह है ये है तेलंगाना का हाई कोर्ट। दीज आर द न्यूएस्ट हाई कोर्ट्स इन इंडिया, क्योंकि इससे पहले क्या था कि एक ही हाई कोर्ट था जो कि आंध्र प्रदेश का काम संभाल लेता था। बट नाउ दैट आंध्र प्रदेश दो हिस्सों में बंट गया, तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया और आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य हो गया, तो अब दोनों ने अपने अलग अलग हाई कोर्ट्स बना लिए। एक तेलंगाना का हाई कोर्ट हो गया और एक आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट हो गया। न्यूएस्ट हाई कोर्ट में एपी एंड तेलंगाना। ये जो बिल्डिंग है, दिस इज द लेजेंडरी दिल्ली हाई कोर्ट। ये इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। अदरवाइज यूनियन टेरिटरीज का काम जो है, उसकी जो सबसे निकटतम स्टेट हाई कोर्ट्स हैं वही संभाल रही थी। बट दिल्ली हैज इट्स ओन हाई कोर्ट। दिल्ली आप ऐसे भी जानते हैं उसकी खुद की अपनी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, इट हैज इट्स ओन चीफ मिनिस्टर, उसका अपना खुद का विधानसभा है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ हाई कोर्ट्स को कर्सरी निगाहों से पढ़ लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्हें नहीं पढ़ना है बिकॉज हमें इतनी डिटेल में दिया हुआ नहीं है, बट जस्ट टू रीड इट वंस सो दैट हमें वो आइडिया हो जाए कि कैसे 25 कोर्ट मिलके सबका काम संभाल रहे हैं। तो देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट जो 1862 में बना, एंड इट टेक्स केयर ऑफ वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसकी जो सीट है वो कोलकाता में है। बॉम्बे जो है वो भी 1862 में बना। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि सबसे पुराना कैलकाटा है। ऑफ कोर्स कैलकाटा पहले बना, उसके बाद बॉम्बे और मद्रास भी बने जो कि 1862 में ही बने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। महाराष्ट्र का काम, दादर एंड नागर हवेली का काम, गोवा का, दमन एंड दीव का। तो आपने देखा एक महाराष्ट्र स्टेट की जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, इट टेक्स केयर ऑफ दमन एंड दीव, इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ गोवा, इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, इसकी सीट जो है ऑब्वियसली मुंबई में है, जिसे अब पहले बॉम्बे कहते थे। बेंच इसका पानाजी में है जो कि पैंजिम में है, जो कि गोवा की राजधानी है। देन देयर इज औरंगाबाद एंड नागपुर। इसी तरीके से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का काम देखता है, कर्नाटका जो है वो कर्नाटका का, पटना हाई कोर्ट बिहार का काम देखता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा टेक्स केयर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, गुवाहाटी जो है वो आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा टेक्स केयर ऑफ उड़ीसा, राजस्थान हाई कोर्ट टेक्स केयर ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टेक्स ऑफ मध्य प्रदेश, एंड केरला टेक्स केयर ऑफ केरला एज वेल एज लक्षद्वीप। इसके बाद जो हाई कोर्ट्स हैं वो बेसिकली एक एक अपना अपना स्टेट देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली टेकिंग केयर ऑफ दिल्ली, हिमाचल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दीज आर टेकिंग केयर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हमने देखा, हाई कोर्ट को हमने देखा। इन दोनों के अलावा एक और जुडिशियल सिस्टम में एक्टिव मेंबर है जिसे हम कहते हैं ट्राइब्यूनल्स। अब ये ट्राइब्यूनल्स की क्या कहानी है? देखिए, जो कोर्ट्स होते हैं वहां पे जो जुडिशियल प्रोसेस है, इट इज लेंदी, कॉस्टली, बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है, समय जाता है, और जरूरत थी एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी की। किसकी? क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वाजी क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी जो होती है, इट इज, इसका मतलब है, क्वाजी वर्ड का मतलब होता है लाइक और सिमिलर। So they are not courts, but they are similar to a court. They are not exactly a court, but they are very very similar to a court. उसे अपने कहते हैं quasi judicial authority. इनकी क्या खासियत है कि इनमें खर्च कम लगता है। ये जो जुडिशियल बैटल आपको लड़ना पड़ता है इंसाफ के लिए, वो क्विकर होता है, अफोर्डेबल होता है, एंड दैट्स द रीजन वाई आप देखेंगे अपने पूरे सिलेबस में, चाहे वो एनसीएलटी के रूप में आपके सामने आए, भविष्य में जब आप लोग एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे तो आप आईटीएटी यानी कि इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी के ट्राइब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स ऐसे बनाए गए हैं जो कि कोर्ट का बर्डन रिड्यूस करते हैं और एक नागरिक को जल्दी इंसाफ दिलाते हैं।
तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा एक हिस्सा है जुडिशियल सिस्टम का, बट हम इसको बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रूप में पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस के अनुसार। जो हमारे स्टडी मटेरियल में जो स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल का रूप बताया गया है उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो हमें जिस ट्राइब्यूनल के बारे में बताया गया उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बेसिकली बनाया गया है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ध्यान में रखते हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 में पास करा गया, आर्टिकल 323A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, एडजुडिकेशन मतलब फैसला सुनाना, विथ रेस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। रिक्रूटमेंट यानी कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उनकी हायरिंग के इश्यूज और उनकी सर्विस इश्यूज, इन सारी चीजों पे अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ है तो कौन फैसला करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फैसला करेगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। अग्रीव पर्सन में अपीयर पर्सनली, अगर मान लीजिए मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मुझे किसी प्रकार का ग्रीवियंस है कि मेरा फेयर रिक्रूटमेंट नहीं किया गया या मेरे सर्विस इश्यूज हैं, तो कितना सिंप्लीफाइड प्रोसेस रखा गया, आपको कोई लॉयर भी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो अपना केस स्वयं लड़ सकते हैं और अपना पक्ष ट्राइब्यूनल के सामने खुद ही रख सकते हैं। अग्रीव पर्सन में अपीयर पर्सनली, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो अपना पक्ष रखेगी वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के थ्रू भी रख सकती है और वो चाहे तो किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, किसी लॉयर को भी हायर कर सकती है। दो हिस्सों में, एक कैट है और एक सैट है, यानी कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 1 नवंबर 1985 को आया। आपने देखा एक्ट का नाम भी 85 ही था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985। 17 बेंचेस हैं, 21 सर्किट बेंचेस इन कैट अंडर सेक्शन 14(2) ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। 214 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको नोटिफाई किया गया और बताया गया कि वो भी कैट के अंडर आती हैं और उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनके भी रिक्रूटमेंट को लेके या सर्विस अग्रीमेंट्स को लेके, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके अगर कोई डिस्प्यूट है तो उनका जुरिस्डिक्शन कैट के पास रहेगा। प्रिंसिपल बेंच डील्स विद गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली के जो गवर्नमेंट के इश्यूज हैं उनको हैंडल करती है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में एनसीएलटी नाम आया है बच्चों। ये नाम आप लोग इससे पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं। एनसीएलटी अपने लीगल अफेयर्स यानी कि जो लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला जो सब्जेक्ट है वहां पढ़ चुके हैं। प्लस ये सेम नाम हम लोगों ने करंट अफेयर्स में भी ऊपर पढ़ा था, बट फिर एक बार छोटा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। सेक्शन 408 जो है कंपनीज एक्ट का 2013, उसने 1 जून 2016 को एनसीएलटी की स्थापना की। फर्स्ट फेज एमसीए सेटअप हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। 11 बेंचेस हैं, एक प्रिंसिपल बेंच है। मोस्टली ये प्रिंसिपल बेंच सारी न्यू दिल्ली में ही होती हैं। बाकी 10 बेंचेस हैं जो दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई में है। सर क्या ये सारे नाम याद रखने हैं? पॉसिबली नो, 10 याद रख लोगे चलेगा, यानी कि 10 एज इन द नंबर 10। गवर्न बाय प्रेसिडेंट, 16 जुडिशियल मेंबर्स है, 9 टेक्निकल मेंबर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। अलग अलग बेंचेस जो हैं वहां पे ये सारे लोग कार्यरत हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये कंपनी लॉ रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो कोर्ट पे ना जाएं, कोर्ट में उसकी बर्डन ना पड़े, इसलिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स को बनाया जाता है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, बस ब्रीफ एक बताता हूं आपको। दो तरह की बातें होती है, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ऐसा कहा जाता है ट्राइब्यूनल इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। अगर कोई भी बहस फैक्ट के ऊपर हो रही है कि ये चीज ऐसी थी कि नहीं, ये व्यक्ति यहाँ पे मौजूद था कि नहीं, ये फिगर ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये रिपोर्ट सही है कि नहीं है, बहस अगर इस बात को लेकर डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये ऐसा है, आप कह रहे हो कि नहीं ये 600 है, डिपार्टमेंट कह रहा है ये 800 है, इस तरह के फैक्ट्स को लेके अगर बहस है ना, तो ये चीजें कोर्ट तक जानी ही नहीं चाहिए। ट्राइब्यूनल्स में ही इनका सोल्यूशन आ जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का समय बहुत ज्यादा कीमती है और वो इस तरह के बारीक फैक्ट्स के पीछे अपना समय नहीं दे सकती। लेकिन अगर बात है क्वेश्चन ऑफ लॉ की, यानी कि बहस इस बात को नहीं है कि 600 होगा कि 800 होगा, बहस इस बात को है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या लिया जाए। लॉ में एक लाइन लिखी गई है, अब उस लाइन का डिपार्टमेंट ने एक अलग मतलब निकाला है क्योंकि इट वाज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज ऐसी थी,
और एसएससी जो है, व्यक्ति जो है, उसने उसका अलग इंटरप्रिटेशन निकाला। तो दोनों में आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं, इस लाइन का मतलब ये होना चाहिए, इस लाइन का मतलब ये होना चाहिए, फैक्ट में कहीं कोई बहस नहीं है। तो फिर वो कोर्ट के पास जाते हैं। इसमें कोर्ट इसलिए एंटरटेन करता है क्योंकि कोर्ट अगर एक बार इसका क्लैरिटी दे देगा, इस विषय में अपना एक फैसला सुना देगा, तो आने वाले दिनों में आगे जब भी कभी इस तरह का इंटरप्रिटेशन को लेके प्रॉब्लम होगा तो वो डायरेक्टली रिजॉल्व हो जाएगा और कोर्ट तक वो बर्डन नहीं आएगी। तो ट्राइब्यूनल्स आर द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, ये एक लाइन आपको याद रखनी है। अब आ गए हम एनक्लैट पे। एनक्लैट कौन है? सर बड़ा सिमिलर नाम है, एनसीएलटी और यहाँ पे एनक्लैट, बस नेशनल कंपनी लॉ बीच में एपेलेट आ गया। यानी कि एनसीएलटी के फैसले से नाराज हैं, या फिर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, उसकी बॉडी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, उसके फैसले से नाराज हैं, या फिर सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 जो कि एमआरटीपी को रिपील करने के बाद आया था, उसके फैसले से आप नाराज हैं। हमने ये बातें करी थी, गूगल के ऊपर केस हुआ, गूगल पे पेनल्टी लगाई गई, सीमेंट कंपनीज पे पेनल्टी लगाई गई, एयरलाइन इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई गई। तो ये सारा काम किसने किया था? सीसीआई ने किया था। तो सीसीआई के फैसले से अगर आप नाराज हैं, आईबीबीआई के फैसले से अगर आप नाराज हैं, एनसीएलटी के फैसले से अगर आप नाराज हैं, तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं, कहाँ गुहार कर सकते हैं, कहाँ जाके ये कह सकते हैं कि माई बाप हमरी अरज सुनो, हमरी सहायता करो, और वो जगह है एनक्लैट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर वन में अप्रोच एनक्लैट, या अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर यू कैन नॉट अप्रोच एनक्लैट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 3 केसेस में आप एनक्लैट के पास जा सकते हैं, चाहे वो एनसीएलटी का ऑर्डर हो, चाहे वो आईबीबीआई का ऑर्डर हो, चाहे वो सीसीआई का ऑर्डर हो। बहुत ही बढ़िया। अभी एसजे मुखोपाध्याय जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, वो अभी एनक्लैट के चेयरपर्सन हैं, एसजे मुखोपाध्याय। ठीक है जी। अब आईसीएसआई की पढ़ाई करवानी है जी, आईसीएसआई तो सर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगेन आप देखिए यहाँ पे ये जो एक बात मैं कई बार कर चुका हूँ कि देखो करंट अफेयर्स या सीए सीईटी का बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो बेटा रिपीटेटिव इन नेचर है। तो जो बात जूम पे मैंने आपके साथ शेयर करी थी वो यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। अगर आप सारे वीडियो को बैक टू बैक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। आरबीआई, आईसीएसआई, सेबी, एनसीएलटी, एनक्लैट, ये बार बार पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बट फिर भी हमें तो अपना काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको वापस पढ़ाता हूँ। आईसीएसआई इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ सीएस इन इंडिया। ये बात सर अगर हमें नहीं पता है तो हमें डूब मरना चाहिए। सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आपको पता ही है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 हमारी हर किताब में लिखा हुआ है सर। फंक्शन अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ एमसीए, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर, जो कि हमारी अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतामैया संभाल रही हैं। Presently, there are more than 60,000 members and about 3 lakh students on the roll of ICSI. Headquarter obviously इसके न्यू दिल्ली में है। 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। एक सीसीजीआरटी सेंटर है जिसको कहते हैं सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि नवी मुंबई में है। आईसीएसआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है हैदराबाद में। ये जो सीसीजीआरटी में सेंटर है वहाँ पे बच्चों रेसिडेंशियल कंपनी सेक्रेटरी के प्रोग्राम रन करे जाते हैं, जैसे कि एमबीए होता है उसी तरीके से 2 साल का एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम रन करते हैं। 74 चैप्टर्स अक्रॉस इंडिया। आईसीएसआई हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द, ठीक है जी, ये बातें नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्या थी? सीएस एक्ट जो है 1980 का, ये याद रखना जरूरी है। 74 चैप्टर्स को थोड़ा सा याद रख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स याद रखना है, काफी है। कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2020 3 फरवरी को पब्लिश करा गया इन ऑफिशियल गैजेट। आईसीएसआई ने लॉन्च किया यूडिन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इट्स ए यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर करंट अफेयर्स का जो पहला चैप्टर था उसके में आपको काफी डिटेल में ये बात दिखाई देगी। बेसिकली क्यों बनाया गया यूडिन कि सर एक कैपिंग करा गया है कि एक कंपनी सेक्रेटरी है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कितने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर सकता है, सर्टिफाई कर सकता है, प्लस जो भी डॉक्यूमेंट उसने अटेस्ट करा है, सर्टिफाई करा है, उसका एक ट्रैक रखना है कि कितने डॉक्यूमेंट्स उसने सर्टिफाई करे हैं, अटेस्ट करे हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करना है। तो अब अगर एक यूनिक डॉक्यूमेंट का नंबर जनरेट होगा, इसकी वजह से उसको ट्रैक करना, उसका एक फुटप्रिंट, एक पद चिन्ह पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ट्रैकिंग रखना बहुत आसान हो जाता है।
ईज ऑफ मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज, यानी कि एक सीएस कितने सर्टिफिकेट्स अटेस्ट कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है, उसका एक रजिस्टर ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि एक 18 डिजिट का यूडिन जनरेट होगा। प्रिवेंट काउंटर फीटिंग, यानी कि जो नकली साइन करे जा रहे थे, नकली अटेस्टेशन करे जा रहे थे, ये सारा काम बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं हैं तो आप यूडिन जनरेट नहीं कर पाएंगे। हाउ यूडिन वर्क्स, अंडर द मैकेनिज्म एन 18 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर विल बी जनरेटेड। ये 18 डिजिट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। Identification of every document attested by practicing company secretaries acting as a trust enhancer by facilitating verification that the document is genuinely signed or certified by a company secretary in practice. Mandatory for every document except e-form signed or certified by a CS. ये सेम ऐसी ही चीज ICAI ने भी करी है, ICSI ने भी करी है। दोनों का उद्देश्य लक्ष्य बिल्कुल सेम है बच्चों। क्या उद्देश्य और लक्ष्य है? सर यही उद्देश्य और लक्ष्य है कि हर डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपरली सर्टिफाई हो, एक रजिस्टर मेंटेन करा जा सके, काउंटर फीटिंग यानी कि नकली साइन वगैरह ना हो, और जो लिमिट है कि कितने आप सर्टिफिकेशन दे सकते थे उस पर भी एक चेक रखा जा सके। बहुत बढ़िया। सेलिब्रेशन ऑफ 51st फाउंडेशन डे ऑफ ICSI है। ICSI इनकॉर्पोरेटेड ऑन 4th October 1968 has now completed 51 years of establishment on 4th October 2019। अभी कुछ ही दिन पहले 4 अक्टूबर 2020 को अगर आप देखें तो ICSI ने अपना 52nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर लिया है। बात समझ में आई बच्चों? हाँ जी सर। 51st जो था वो सेलिब्रेट हुआ, उसमें कौन कौन आए थे? रामनाथ कोविंद, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। बहुत बढ़िया। इस बार जो हुआ ऑब्वियसली उसमें तो सब कुछ डिजिटल ही हुआ, बहुत लोगों ने अपनी डीपीज चेंज करी और ये हैप्पी फाउंडेशन डे का मैसेज डाला। नेक्स्ट क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ 47th नेशनल कन्वेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। ये नेशनल कन्वेंशंस होती हैं बच्चों, और यहाँ पे जाने का सौभाग्य कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है जो ऑल इंडिया रैंक्स लेके आते हैं या कोई बड़ी कंपटीशन जीतते हैं, तो काफ़ी मज़ेदार होता है। आई हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड सच अ नेशनल कन्वेंशन इन जयपुर। एक कंपटीशन हुई थी ICSI की, जिसमें पहले रीजनल राउंड हुआ, फिर स्टेट राउंड हुए, फिर मतलब चैप्टर, रीजनल एंड देन नेशनल, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट टू विन दी कंपटीशन। और ICSI हैड स्पॉन्सर्ड माय ट्रैवल, एंड ये जो नॉर्मली जो ये कन्वेंशन होती है पेड होती है, तो उसका भी जो फीस था वो भी उन्होंने वेव किया, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। वहाँ पे बाहर की बहुत सारी कंट्रीज से लोग आए हुए थे, बहुत अमेजिंग स्पीचेस वहाँ पे सुनने को मिले, एंड देन देयर वाज अ गाला डिनर पार्टी वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बातें मैं शो ऑफ के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक विजुअल दिखा रहा हूँ कि आप भी अपने आप को उस जगह इमेजिन करें। और ये दिस वाज द व्हाई दिस इज सो फ्रेश इन माय मेमोरी, क्यों ये बात आज भी इतनी ताज़ा है स्मृति में, बिकॉज ये पहली बार था जब मैं अपनी लाइफ में एक एयरक्राफ्ट पे बैठा था, एक फ्लाइट पे बैठा था। दिस वाज 2007 एंड 7/7/2007 टू बी प्रिसाइज, जब ICSI के इस कॉम्पिटिशन में के लिए मैं जयपुर गया और ये अवार्ड लिया। तो वो एक्सपीरियंस कभी भूलेगा नहीं मुझे। और एनी विच वेज हम इंडियंस के लिए, स्पेशली इफ़ यू फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड और लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो एयरक्राफ्ट की जो आपकी फर्स्ट जर्नी होती है वो आपके लिए बहुत स्पेशल होती है। एंड दिस वाज इवन मोर स्पेशल बिकॉज माय पेरेंट्स डिड नॉट हैव टू पे फॉर दैट जर्नी, तो इट वाज लाइक एज इफ यू अर्नड दैट थिंग। तो वो काफ़ी स्पेशल है, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी मिले और आप लोग भविष्य में ऑल इंडिया रैंक स्कोर करें या इस तरह की कॉम्पिटिशन जीतें जहाँ पे आपको भी एक्सपोजर एट सच यंग एज प्राप्त हो। चलिए। Organized every year to deliberate on national and international development in corporate and industry arena, topics of national importance, वगैरह वगैरह वगैरह। November 14, 2019, empowering new India, reform, perform, transform। ये इनका थीम है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। कब हुआ ये? नवंबर 14 से लेके 16, 2019 में। करंट अपडेट्स ऑन एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए देखते हैं। ये
भूटान का पार्लियामेंट है बेसिकली बच्चों, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है शोगडू. The lower house of Shogadu passed legislation that जो भी टूरिस्ट इंडिया से, मालदीव से, बांग्लादेश से आते हैं, उन लोगों को भूटान में स्टे करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी पड़ेगी. क्योंकि भूटान का ऐसा मानना है कि भूटान, बाय द वे, आप लोगों को ये बात पता होगी कि भूटान इज द ओनली कार्बन नेगेटिव स्टेट इन द वर्ल्ड, यानी कि वो जितना कार्बन पैदा करता है उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करता है. इट्स नॉट इवन कार्बन न्यूट्रल, इट्स कार्बन नेगेटिव, यानी कि बाकी सारी कंट्रीज जो हैं ऑब्वियसली अपने हिस्से से ज़्यादा का ऑक्सीजन कंज्यूम करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूशन पैदा करती हैं, बट भूटान इज कार्बन नेगेटिव. तो इट हैज़ ऑल द राइट्स कि वो अपनी इकोलॉजी को प्रिजर्व करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है. इसीलिए भूटान में बहुत ज़्यादा मोटर व्हीकल्स को भी इनकरेज नहीं करा जाता है. तो उन्होंने कहा कि न्यू पॉलिसी सेज रीजनल टूरिस्ट हैव टू पे अराउंड 16.85 यूएस डॉलर्स, यानी लगभग $17 जैसा एसडीएफ पे करना पड़ेगा. एसडीएफ यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस. per day from July 2020. Tourists have to pay this fees because tourists disturb Bhutan's ecology during their trip. So this is one country which is very, very serious about its ecology, about its flora and fauna, and we should respect that. चलिए, Supreme Court allowed relocation of African cheetah to India. January 28, 2020. Habitat should be chosen carefully. Habitat मतलब वो जगह जहाँ पे इस अफ्रीकन चीता को रखा जाएगा वो ऐसा होना चाहिए जो इस जानवर की जो बॉडीली रिक्वायरमेंट से है उसके लिए suitable हो. A petition filed by NTCA which sought permission to relocate African cheetah from Namibia to India as a pilot project. पायलट प्रोजेक्ट जब किसी चीज को पहली बार किया जाता है. As Indian cheetah is deemed extinct, Supreme Court stated that African cheetah can be introduced to the Kuna National Park, Madhya Pradesh. Kuna कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और एनी अदर पार्ट एज प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है जी. बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो नहीं है. वर्ल्ड ओजोन डे 2019, इनका थीम था 32 years एंड हीलिंग. बच्चों, मैंने शायद आप लोगों को कभी ना कभी बताया होगा अबाउट मिस्टर पचौरी एंड अल गोर, जो कि हेड करते हैं आईपीसीसी को, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. These two people made a documentary called as An Inconvenient Truth, which talks about the harmful effects of global warming. And इनको श्रेय दिया जाता है, इन्होंने ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करी, एंड बहुत ज़्यादा लोगों को ये बताया कि क्या ग्लोबल वार्मिंग का. देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इससे पहले भी साइंटिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने बातें करी थी, बट इन्होंने उसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताया कि कैसे इकोनॉमीज पे वो इम्पैक्ट करेगा, कैसे दुनिया पे वो इम्पैक्ट करेगा. दैट्स द रीजन व्हाई इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया. और ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है वो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स बनाए गए, एक डिसीजन लिया गया कि भाई अब हम सारी कंट्रीज को मिल के ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई पोल्यूशन नीड्स टू बी केप्ट अंडर चेक, अदरवाइज तो ये काम नहीं हो पाएगा और हम लोग अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगे. तो इसका ध्यान रखते हुए इस तरह के बहुत सारे मीटिंग्स होती थी, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जहाँ पे सारी कंट्रीज आके मिलती थी और यहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में साइन करा गया था. थीम था हीलिंग, यहाँ लिखा हुआ है 32 years एंड हीलिंग. थीम ऑफ 2019 वो सेलिब्रेटेड ओवर 3 decades ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन चल रही है टू प्रोटेक्ट एंड हील द ओजोन लेयर. हीट लिखा हुआ है, ये हील होगा बेटा, हील द ओजोन लेयर एंड द क्लाइमेट अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल.
aimed to increase the awareness of climate change and ozone depletion, serves a reminder that humans must keep up their momentum to ensure healthy people and a healthy planet. ये बेसिकली ये सारी बातें सस्टेनेबिलिटी की आती है, जिसमें हम बताते हैं कि प्लैनेट को भी बचाना है, प्रॉफिट्स का भी ध्यान रखना है और पीपल का भी ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, यानी कि आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी देखना है, आपको एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को भी देखना है और आपको सोशल एस्पेक्ट को भी देखना है। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे ना, तो ये एरिया आएगा। ये एरिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। ये एरिया आपका है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यही एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव है। अदरवाइज सस्टेनेबल का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट का प्रोसेस जो कि काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू करेगा, जो कि ज़रूरी है हमारे प्लानट के लिए, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप पीपल, प्लानट, प्रॉफिट तीनों का ख्याल रखें। चलिए, थीम ऑफ 2018 था कीप कूल एंड कैरी ऑन, ताकि ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट करते हुए, और अभी ये हो गया है 32 इयर्स एंड हीलिंग, बिकॉज 1987 से अगर आप देखें, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल aim to urge everyone to carry on the exemplary work of protecting the ozone layer and the climate under the Montreal Protocol. बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम पहुंचते हैं स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता ही सेवा में बताया है हमने कि लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी एट मथुरा ऑन 11 सितंबर 2019, 11 सितंबर से 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर ऑब्वियसली महात्मा गांधी की जन्मतिथि। थीम था प्लास्टिक वेस्ट के प्रति अवेयरनेस और मैनेजमेंट। इट इज मैसिव नेशन वाइड अवेयरनेस एंड मोबिलाइजेशन कैंपेन ऑन स्वच्छता, ऑर्गेनाइज्ड, आपको डेट बता दी। पीएम का गोल क्या था कि इंडिया को ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, खुले में शौच मुक्त करना है, और इंडिया में सारे लोगों के घर में शौचालय बने और लोग खुले में शौच ना करें। ये गोल था। अक्टूबर 2 तारीख तक इसे अचीव करना था, जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्मतिथि थी। स्वच्छता ही सेवा 2019 कैंपेन लॉन्च वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे? एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। कैंपेन ऑल्सो इन्वॉल्व अ नेशन वाइड श्रमदान फॉर प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन। आपने भी देखा होगा, मोदी जी को दिखाया गया था कि उन्होंने बहुत सारा कचरा इकट्ठा किया और बैग्स में भरा। कलेक्टेड प्लास्टिक्स वे रिसाइकल्ड एंड डिस्पोज्ड बिफोर दिवाली, दैट इज ऑन अक्टूबर 27, 2019। ठीक है जी। इसमें याद रखने वाली बात, 150वीं जन्मतिथि महात्मा गांधी जी की, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, इंडिया हैज इम्पोज्ड अ नेशन वाइड बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास के स्टोर्स ने प्लास्टिक प्रोवाइड करना बंद कर दिया है। हम बात कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की, जिसे रिसाइकल नहीं करा जा सकता है। ऑन ओकेजन, अगेन यहाँ पे भी सेम वही ओकेजन है जिसकी वजह से बहुत सारे प्लास्टिक स्ट्रॉज, डिस्पोजेबल बैग्स सब खत्म हो गए हैं। Plastic bag, straw, cup, plate, small bottles and certain types of sachets. PM had set the goal to make India free from single-use plastic by 2022. He appealed to the nation to stop using single-use items in his speech on India's Independence Day. क्या जरूरत है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की? तो ऑब्वियसली नेशनल ज्योग्राफी, ओनली 9% ऑफ प्लास्टिक आइटम्स आर recycled. Most of plastic are not biodegradable, and over a period of time it breaks up and releases toxic chemical into water bodies. PCP, PVC, vinyl जो plastics हैं especially dangerous because it releases scores. Score is 20. डजन का मतलब जैसे 12 होता है, वैसे स्कोर का मतलब 20 है, यानी कि 20 क्लोरीन बेस्ड केमिकल्स इससे रिलीज होते हैं एंड डाइऑक्सिन्स ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन. Many of South Asian countries make up a global dump yard of plastic. इस तरह की कचरे की ढेरियां बन गई है जहां पे दुनिया भर का प्लास्टिक ही प्लास्टिक है. UN Environment Head Eric Solheim had also highlighted that countries have to come up with a better plastic waste management and disposal plan to deal with huge plastic dump.
तो यहाँ पे ये कुछ इमेजेस आपके सामने शेयर करी गई है जिसमें बताया गया कि कैसे बॉटल्स को, फ्लास्क्स को अलग करा जाए और फिर उनको किस तरह से रिसाइकल करा जा सकता है। बट ऑब्वियसली फिलहाल तो ये इस तरह के डंप में एंड हो रहे हैं, लैंडफिल्स में एंड हो रहे हैं। बेसिक बात इतनी सी है कि प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, हजारों साल तक भूमि के अंदर रहता है, भूमि को बंजर बनाता है, पॉइजन करता है पानी को। इस वजह से इस प्लास्टिक की यूसेज पे हमें काफ़ी हद तक काबू करना है, कंट्रोल पाना है, अदरवाइज हमारा जो भविष्य है वो खतरे में है। NGT National Green Tribunal forms panel to examine illegal sand mining in Yamuna River। यमुना रिवर में ये सैंड माफिया कह लो या इस तरह के लोग हैं जो कि अब बात ये कि सर रेत ही तो है, क्या परेशानी है, सैंड लेके चले जाएंगे, मिट्टी लेके चले जाएंगे तो किसका क्या बिगड़ रहा है, कौन सा सोना चुरा रहे हैं। बट आपको ये समझना होगा इन सैंड से बैंक्स बनते हैं रिवर के, और उन रिवर बैंक्स में इन सैंड का होना इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल फॉर्म्ड द कमिटी टू एग्जामिन द allegations of illegal sand mining in Yamuna River. Decision was taken by National Green Tribunal bench, governed by NGT chairperson and Justice Adarsh Kumar Goyal. NGT formed committee for examination of issue after Delhi Jail Board CEO Anil Kumar Singh moved the Green Panel alleging illegal sand mining in the Yamuna. The NGT bench directed Delhi's District Magistrate, Delhi Pollution Control Committee and Central Pollution Board to find the issue and take appropriate action according to the law. DPCC will be नोडल होगा, ये सॉरी यहाँ पे नोबल लिखा है, नोडल। बस हमारे लिए याद रखने वाली बात यही है कि DPCC जो है यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो नोडल एजेंसी बनेगी ताकि ये काम को कंप्लाई करा जा सके, देखा जा सके कि सारे नियम कानून यहाँ पे अच्छे से फॉलो करे जा रहे हैं या नहीं। ठीक है जी। बेसिक मीटिंग ऑन क्लाइमेट किसके किसके बीच में हुई? सर इंडिया के बीच में, साउथ अफ्रीका के बीच में, चाइना के बीच में और ब्राज़ील के बीच में। 28th मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज अगस्त 2019 इन साओ Paulo, Brazil. In this, India was represented by Union Environment Minister Prakash Javadekar. इसके बारे में आप लोग पॉलिटिकल अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। They reaffirmed their commitment to successful implementation of UNFCCC, its Kyoto Protocol. Kyoto is the name of a place जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे कोई अगर अग्रीमेंट करते हैं, साइन करते हैं सारे लोग, तो वो प्रोटोकॉल बन जाता है जिसे सबको फॉलो करना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, बाली प्रोटोकॉल है। And its agreement based on recognition of, ठीक है शर्मा एक काम करना, जहां पे मैं NGT वाला पोर्शन खत्म कर रहा हूं ना वहीं पे इसको बंद कर देना, क्योंकि बहुत सारे एरर्स हैं, स्पेसिफिकली ये जो 2-3 स्लाइड्स में आपके हाथ लगे हैं, बहुत सारे वर्ड की स्पेलिंग गलत है, उल्टा पुल्टा वर्ड आया हुआ है। तो NGT की बात पे खत्म कर देना, बेसिक मीटिंग को मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा। बट देन अगेन एक प्रॉब्लम आएगी कि वहाँ पे बहुत अब्रप्ट एंड हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, ये NGT वाली स्लाइड में मैं आ गया हूँ और यहाँ पे जहाँ तक मैंने बात बताई नोडल एजेंसी वाली, वहाँ से ये वाला पोर्शन तुम ऐड कर देना जहाँ पे मैं लेक्चर को ख़त्म कर दूंगा। तो आपने देखा कि एग्जाम के लिए आपके लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि नोडल एजेंसी कौन है, DPCC यानी कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारा हमने सस्टेनेबिलिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और अगले लेक्चर में मैं बाकी का पोर्शन इस चैप्टर का कवर करूँगा और प्रयास करूँगा कि एक और लेक्चर में उसे कंप्लीट कर दूँ। ठीक है जी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।